Good morning. Good morning to all my listeners. Myself, Dr. Prabjeet, working as a consultant at Healing Hospital, Sector 34. Today, I have decided to pick up a very common topic, which we oftenly have queries with और बहुत सारे मामा के questions भी होते हैं. So आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे एक-एक करके. बहुत common queries जिनके लिए पेरेंट्स बहुत ऑफनली परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें हॉस्पिटल भागना है. सो आई विल बी टेलिंग यू कि किस टाइम पे आपको एक्चुअली हमारे पास भागना चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप अपने बच्चे को खुद ही घर पे क्वाइटन या काम कर सकते हो, या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं विच आर एब्सोल्युटली नॉर्मल. सबसे पहले स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट फ्यू डेज में हिकअप्स बहुत आती हैं बच्चों को. सो बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि इज हिकअप्स अ नॉर्मल थिंग, आर दे नॉर्मल, बच्चा बहुत ज़्यादा हिचकी लेता है, उसको पेन तो नहीं होता होगा. सो टू ऑल दोज मदर्स एंड पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स, इट्स अ वेरी कॉमन फिजियोलॉजी. जब भी बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा फीड से या खाली होगा तो डायफ्राम इरिटेशन होता है. तो फ्रेनिक नर्व जो एक नर्व है वहाँ पर वो इरिटेट हो जाती है. उसकी इरिटेशन से वी गेट हिकअप्स विच इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग. सो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है हिकअप्स आने का कि आपका बच्चा का वो वाला फ्रेनिक नर्व का रिफ्लेक्स बिल्कुल ही नॉर्मल है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हिकअप्स विच इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल थिंग. सेकेंड, स्नीजिंग. बहुत ज़्यादा छींक मारता है. नाक कैसे साफ करनी है बच्चे की? सो बच्चों को लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मम्मीज़ को. सो मामा, स्नीजिंग इज अगेन अ नॉर्मल रिफ्लेक्स. एक नॉर्मल रिफ्लेक्स है. नाक में कुछ भी चीज़ बच्चे को जब इरिटेट करती है, अगर हमारे नेजल मिकोजा में, तो स्नीजिंग इज अ रिफ्लेक्स जिससे छींक मार के जिससे हम जो भी नाक में इरिटेशन है उसको निकाल सकते हैं. सो स्नीजिंग इज अगेन अ नॉर्मल रिफ्लेक्स. यस, एक्सेसिव स्नीजिंग हो सकता है बिकॉज आपका टेम्परेचर रूम का ठीक नहीं हो, या हो सकता है कि बच्चे में कोई धूल मिट्टी आसपास उड़ रही है. और बहुत कॉमनली आई हैव सीन पेरेंट्स, हम मना करते हैं पेरेंट्स को कि कोई भी टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना, बट अगर बहुत सारे बिकॉज ऑफ आई थिंक कुछ एक बेसिस की वजह से कि बच्चे को ड्राई रखने की वजह से, स्किन को ड्राई करने के लिए बहुत सारे लोग टैल्कम यूज़ करते हैं, जो कई बार बच्चे को इरिटेट कर जाता है और उसकी वजह से स्नीजिंग आएगा. एक्सेसिव स्नीजिंग हो सकता है. सो टू अवॉइड दैट I always say not to use anything, any cosmetic things like even talcum powder is not recommended. Just use some good oil for massage and bathing with a normal good baby soap. No need to use any other chemical. You just keep the baby dry and do not need any talcum powder at all. So ऐसे लग रहा है कि छोटी छोटी बातें हैं, हम बहुत frequently ऐसे questions पूछते हैं. देन एक बहुत कॉमन अनदर थिंग विच इज़, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मीलिया कहते हैं, MILIA. बच्चों के मुंह पे बहुत सारे दाने हो रहे हैं. ये भी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हमारे पेरेंट्स का अक्सर ये क्वेश्चन बनता है. सो हम उनको क्या कहना चाहते हैं कि मीलिया इज़ अ नॉर्मल थिंग, इट डज नॉट नीड मच ट्रीटमेंट. सो मीलिया क्या चीज़ होती है? मीलिया इज़ द ब्लॉकेज ऑफ द स्मॉल पोरस, जो हमारे पोर्स हैं स्वेट ग्लैंड्स के. सो नॉर्मली हम अगर बच्चे को मसाज कर रहे हैं किसी ऑयल से, या हम उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं उस मसाज करने के बाद, तो उस वजह से भी छोटा छोटा दाना हो जाता है जिसको हम मीलिया कहते हैं. ये फेशियल रीजन पे ज़्यादा रहता है, स्पेशली नोज एंड चीक्स. देयर आर मेनी अदर रीजन्स फॉर दैट, बिकॉज अगर बच्चे को किसी ने हमें कंधे पे उठाया है, सो वॉट एवर द फैब्रिक द पर्सन जिसने भी उठाया है उसकी रब की वजह से भी, इरिटेशन की वजह से भी वो छोटे छोटे दाने हो सकते हैं. देयर आर लाइक, अगर हमने कोई केमिकल ऐसा यूज़ किया है जिसकी वजह से स्किन इरिटेशन हो गया है, उसकी वजह से भी हो सकता है. बट देन दिस इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल थिंग. ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, हमें इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है. इसको पहचानने का तरीका क्या है? स्मॉल पिन की टिप के साइज के रहते हैं और दे कुड बी इवन वाइट इन कलर, बट ये पस रिलेटेड नहीं होते हैं. बट येस, अगर आपको लगता है कि इनका साइज बहुत बड़ा है और ये पूरी बॉडी पे एक्सटेंड हो रहे हैं, देन यू हैव टू गो एंड सी अ डॉक्टर. नेक्स्ट एड्रेस करूँगी कि बहुत बार पेरेंट्स का एक कंप्लेंट होता है या पेरेंट्स का एक क्वेरी है कि बच्चे के ब्रेस्ट बड़े लग रहे हैं और उसमें से मिल्क भी एक्सप्रेस हो रहा है. सो येस मामा, ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है.
जो भी ममा के हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से ममा का रूटीन में जो मेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उस वजह से बच्चे में फीमेल चाइल्ड इवन इन अ मेल चाइल्ड मेल और फीमेल दोनों में ही ये चेंजेस आ सकते हैं जिसमें ब्रेस्ट से कुछ मिल्क एक्सप्रेस हो सकता है। इसके लिए आप हमारी एक आपके लिए राय है कि इस मिल्क को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट लीव इट एज सच। जैसे ही 5-7 दिन चले पड़ेंगे ये मिल्क आना अपने आप बंद हो जाएगा बिकॉज ये ममा के हार्मोन्स की ट्रांसफ़र की वजह से है और वो जो हार्मोन्स बच्चे के में ट्रांसफ़र हुए हैं वो अपने आप बॉडी की मेटाबॉलिज्म की वजह से वहाँ से एक्सक्रीट हो जाएंगे। सो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बट येस, अगर यही स्वेलिंग रेड कलर की हो, अगर आपको लग रहा है स्वेलिंग बहुत प्रोग्रेसिवली बढ़ रही है या अगर आपको किसी ने राय दी है और आप उससे पहले उसका बहुत ज़्यादा मसाज करके मिल्क निकाल चुके हो और उसमें बहुत सारा अब नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो थिक ज़्यादा आ रहा है और पस जैसा लग रहा है, देन यू हैव टू गो एंड सी योर डॉक्टर। बट अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसी फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से कि मम्मा के हार्मोन्स बच्चे में चले जाते हैं, इसी वजह से बहुत सारे फीमेल गर्ल चाइल्ड में या फीमेल बच्चों में ऐसा भी होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग भी कई बार देखी जा सकती है। बट देन इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल विथ इफ इट इज़ अकरिंग विद इन फर्स्ट 7 days। बट येस, अगर ये प्रोलॉन्ग होता है, अगर ये ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है और 7 days के बाद भी हो रहा है, देन यू नीड टू definitely consult a doctor. Jasleen, I'm coming to your point which you are asking about the hair. I'm coming to that point as well. I'm coming stepwise, so I'll just address that point as well. There is another most common problem that बच्चा स्टूल बहुत पास करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि बच्चे का जो इंटेस्टाइन है या गट सिस्टम है, जीआई सिस्टम जिसको कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, उसको सेटल होने में कुछ टाइम लगता है। एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है। सो पहले कुछ दिन पॉटी का कलर ब्लैक एंड देन प्रोग्रेसिवली ग्रीन एंड देन येलो नॉर्मल तक आएगा। ये तो पॉटी के कलर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पॉटी का कलर ग्रीन आ रहा है तो क्या करना है। सो फॉर दैट मैटर आई जस्ट वांट टू हैव सिंगल वन लाइन फॉर दिस। डू रिमेंबर, अगर पॉटी में ब्लड आता है देन यू हैव टू बी ऑफ कंसर्न। अदरवाइज पॉटी के कलर पे नहीं जाइए फॉर द फर्स्ट एटलीस्ट 7 to 10 days। ये चेंज होता रहेगा और वेरी करेगा। हम स्टूल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे। स्टूल की फ्रीक्वेंसी माने कितनी बार पॉटी किया बच्चे ने। न्यूबॉर्न एक दिन में 10 से 12 बार भी स्टूल पास कर सकता है बिकॉज जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स है, जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स है, उसकी वजह से हमारा बच्चा जितनी बार फीड लेगा उतनी बार भी स्टूल पास कर सकता है। सो इवन इफ द बेबी इज पासिंग stools with every feed माने every 2 hours के बाद nearly 12 times a day, even that is normal। इसी के कॉन्ट्रास्ट अगर बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करने के बाद अगले 3 दिन स्टूल नहीं भी पास करता है तो भी नॉर्मल है। पर इस नॉर्मल के साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पॉटी बार बार कर रहा है तो यूरिन आउटपुट ठीक होना चाहिए। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम आपको एक जनरल गाइडलाइन देते हैं कि हर 3 घंटे में बच्चे का डायपर हम चेंज करते हैं और वो गीला होना चाहिए। इट शुड बी वेट एवरी टाइम। सो दैट सिंपली मीन्स दिन में 8 बार यूरिन पास करना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इट मीन्स जितना आप फीड दे रहे हो और बच्चे को कोई भी डिहाइड्रेशन उसके साथ नहीं हो रहा है, चाहे बच्चा कितना भी स्टूल पास करता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली आता है, जो अभी अभी किसी ने पूछा भी कि 4 मंथ के हैं, बाल कम है। तो ममा, टू एड्रेस दैट, ऑल दोज ममाज हु आर ऑलमोस्ट 3 month old ममाज, उन सबको ये बता देना मेरा बहुत ज़रूरी है और बी अलर्ट, एंड इसके लिए डरना नहीं है। आप सबके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। सबके बाल मतलब ऑल ममाज हु आर नियरली 3-3.5 months old, बच्चों के भी बाल गिर जाते हैं। इस टाइम पे हेयर फॉल इज़ वेरी कॉमन। हेयर फॉल नहीं हो रहा एक्चुअली, दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज। 3 months का जो एक लाइफ स्पैन हम मानते हैं एक हेयर फॉलिकल का, वो खत्म हो जाता है और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है न्यूबॉर्न में, जो हमें बहुत ऑब्वियस दिखता है। ममाज आर यूजुअली वरीड, बट देन एक वरी उनकी ये भी है कि ममा खुद का भी हेयर फॉल बहुत हो रहा होता है।
सो दिस इज जस्ट व्हाट वी कॉल इज प्रेगनेंसी रिलेटेड हेयर फॉल, जो जैसे ही हार्मोन्स प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अपना नॉर्मल स्तर पे आते हैं, उस वजह से बहुत सारे मदर्स का भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है 3 मंथ्स पे। बट बिलीव मी मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट पैथोलॉजिकल, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। अपना डाइट और अपने मल्टीविटामिन्स जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने दिए हैं वो खाते रहिए और बच्चे को अच्छा फीड कराते रहिए, वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। Another query, in first few weeks of newborn, like third से fourth week में बहुत common problem आती है, बच्चा vomit बहुत बार करता है। और वॉमिट नहीं तो रिगर्जिटेशन, दोनों में फर्क क्या है? रिगर्जिटेशन माने वैसे का वैसा दूध निकाल दिया, और वॉमिटिंग मतलब जो हम कर्डल्ड मिल्क कहते हैं, दही जमा हुआ मिल्क निकलता है। दोनों ही आई अंडरस्टैंड बढ़ जाते हैं। इसका कारण नॉर्मल गैस है बच्चे में, जिसके लिए हम बहुत सारे बार उसको बिना किसी मेडिसिन के ही ट्रीट करना पसंद करते हैं। तभी आई विल जस्ट गाइड यू कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहा है या रिगर्जिटेशन माने वैसे का वैसा दूध निकाल रहा है, तो उसका बर्प टाइम, जिसको हम कंधे लगा के रखे हैं बच्चे को, वो बर्प टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। इफ इट इज 5 मिनट्स, मेक इट 10 to 20 मिनट्स मिनिमम। उससे क्या होगा कि हमारा फीड जो है रिफ्लक्स की वजह से बाहर नहीं आएगा, एंड दैट विल डिक्रीज द नंबर। इसी टाइम पे जो 3rd वीक का टाइम है, इवनिंग कोलिक माने रात को, शाम को बच्चे को रोना, एक्सेसिवली रोना विदाउट एनी रीजन, भी बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है। उसके लिए भी आई जस्ट वांट कि आप मेडिसिन के चक्कर में नहीं पड़े। कोई भी मेडिसिन ऐसा शॉर्ट नहीं है कि इससे ये ठीक हो जाता है, बिकॉज इसका फिजियोलॉजी ही बहुत कंफ्यूजिंग है। आपके लिए, पेरेंट्स के लिए एक गाइडेंस नोट ये है कि आप सिर्फ बच्चे का बर्प टाइम बढ़ा दीजिए, वो इसी से ही ठीक हो जाएंगे। और इवनिंग में स्पेशली चेंज द पर्सन हु इज हैंडलिंग, चेंज द प्लेस एंड कीप अ गुड पोजिशन। आई थिंक इन तीनों में से कुछ ना कुछ हमारे बच्चे के लिए ज़रूर हेल्प करता है, विच आई यूजुअली टेल माई पेरेंट्स एज वेल। There's a question by Rashmi here who wants to ask me कि उसके चेहरे पर पे से बाल कैसे जाएंगे। The child is 2 years. For a newborn, अगर this question would have been, तो I would have answered कि newborn के फेस पे अगर हैं भी तो वो खुद ही चले जाते हैं, हमें उनके लिए कुछ नहीं करना। सेम आई वुड सजेस्ट यू कि 2 years के अगर फेस पे बाल हैं भी, तो आई वुड रिकमेंड किसी भी ऐसे ना ही घर के नुस्खे से जिसपे वो बहुत सारे लोग आपको कुछ मलने के लिए कहेंगे, और ना ही किसी केमिकल को लगाने की ज़रूरत है। जो भी नेचुरल हेयर है, लेट इट बी देयर, यू शुड नॉट बी वरिड अबाउट। एंड उसको उतारने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ग्रोथ होती है, जो भी अनवांटेड हेयर है वो खुद ही चले जाते हैं। सो वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग अबाउट द हेयर ग्रोथ ऑन द फेस। एक्सेसिव क्राइंग एक अनदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एट नाइट। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमें रात को बहुत बार कॉल रिसीव करते हैं हम पीडियाट्रिशियंस कि रात के 2 बजे 3 बजे बच्चा एक्सेसिवली रो रहा है, और अगर बाई चांस वो इमरजेंसी में पहुंच भी जाते हैं, बाय द टाइम दे रीच द इमरजेंसी बच्चा यूजुअली क्वाइट हो जाता है। सो दिस इज अ लाइन और दिस इज अ गाइड फॉर ऑल दोज पेरेंट्स। इवनिंग नाइट में सारे बच्चे जागते हैं इन द फर्स्ट नियरली 2 months। अगर वो सारी रात जाग रहा है और दिन में सोता है, तो मामा को भी एडवाइजेबल है कि अपना साइकिल भी रिवर्स करने की कोशिश करें, ताकि उनको रात में प्रॉब्लम नहीं आए। बट येस, एक्सेसिव क्राइंग एक प्रॉब्लम हो सकती है। वी कैन मिस समटाइम्स सब कुछ, बट देन आपके लिए उस टाइम पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ एक मेजर्स घर पे क्या कर सकते हैं। चेंज द पर्सन हु इज हैंडलिंग। जिस अगर मम्मा ने सुबह से पकड़ा है या मम्मा देख रही हैं, तो पापा पकड़ सकते हैं, या घर में कोई और दादी नानी पकड़ सकती है। नंबर 2, चेंज द प्लेस। अगर आप बच्चे को किसी एक जगह पे लेके हो, रूम में रखते हो जिसका टेम्परेचर आपने मेंटेन किया है, तो ट्राई टू चेंज द प्लेस ऑफ दैट रूम। टेक दिस बेबी टू द अनदर रूम, सो दैट वुड डेफिनेटली हेल्प। चेंज द पोजिशन, तो अपराइट पोजिशन जिसमें हम कहते हैं टू पैट एट द बैक, वर्टिकल पोजिशन में पकड़ के, जिसको कंधे लगाना कहते हैं, उस दैट इज द बेस्ट पोजिशन। बच्चे यूजुअली उसमें सेटल हो जाते हैं। अनदर इज टू रॉक द बेबी इन द हैंड, इज अनदर गुड वे जिससे बच्चे क्वाइटन हो जाते हैं। थर्ड इज गो फॉर अ पेट्रोल। ऐसे कि मामा को पापा को बोलो कि रूम में ही और घर में ही कहीं मूव करना शुरू कर दें, उससे भी बहुत सारे बच्चे को हो जाते हैं। इट इज जस्ट दैट दे वांट सटल चेंज। But then yes, what all precautions you have to take here is you have to see the baby should not be wet, the baby should not be hungry, or
देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टेंशन, मतलब पेट बहुत ज़्यादा फूला होना नहीं चाहिए है। अगर इनमें से कुछ भी है और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ठीक नहीं लग रहा है, गट फीलिंग पे भी बहुत जाना है, अगर मम्मा को लग रहा है ठीक नहीं है, then you definitely have to rush for a hospital or for your doctor. Another question by Minu is that उसका baby is 1.5 month and तो जब भी उसने सुसु करना होता है उससे पहले रोता है. So mamas, very good question. I would be very happy because बहुत सारी queries इसके साथ solve हो जाएंगी. बच्चा सुसु करने से पहले रोएगा, सुसु करने के बाद रोएगा, पॉटी करने से पहले रोएगा, पॉटी करने के बाद भी रोएगा, जब भूखा है तो भी रोएगा, एक्सेसिवली गैस की डिस्टेंशन हो गई है, पेट बहुत ज़्यादा भर गया है तो भी रोएगा. सो ममा, इट इज़ जस्ट अ जेस्चर. अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप उसको एक ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो कि ममा, आपको पता चल जाता है कि बच्चा यूरिन पास करेगा, बट देन देयर इज नो सच प्रॉब्लम विद द बेबीज. बट यस, इसके साथ में एक कॉशन नोट भी ज़रूर दूंगी, आपको अलर्ट भी रहना है कि गर्ल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन इज़ वेरी वेरी कॉमन और वो भी इसी तरह प्रेजेंट करती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड बट सुसु करते ही उसके बाद रिलैक्स हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. बट देन यही तभी मैंने कहा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि ये हर बार हो रहा है या बहुत एक्सेसिवली हो रहा है तो आप एक यूरिन रूटीन करा सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं. बट अदरवाइज अगर आपको लगता है कि बच्चा यूरिन पास करने से पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. देयर इज अनदर, बलजीत ने हमसे पूछा कि 12 महीने का है और 7 से 8 बार कर लेता है. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि इनिशियली न्यूबॉर्न पीरियड में फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारा बच्चा का फ्रीक्वेंसी उतना हो सकता है. बट जैसे कि आपका बच्चा 12 मंथ्स का हो गया है तो अब आप उसको कुछ खिला भी रहे होंगे, सेमी सॉलिड जा रहा होगा. अगर सेमी सॉलिड आपने नया कुछ ऐड किया है उसकी वजह से स्टूल का फ्रीक्वेंसी सडनली ज़्यादा बढ़ा है, देन यू डेफिनेटली नीड टू सी अ डॉक्टर. ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रीक्वेंसी भी नॉर्मल हो, बट देन हमें सिर्फ रूल आउट करना होता है कि कहीं पेट में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या जो आप डाइट प्लान उसको दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसा ट्रेंड तो नहीं है जिसकी वजह से उसका स्टूल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. सो आई थिंक बलजीत, आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें. वो शायद आपको एक स्टूल का रूटीन कराने के लिए कहेंगे, वो हम करा लेंगे. There's another question by Rashmi who just wants to ask me कि nose से blood आता है 5 years old. So Rashmi, आपने भगा के हमें 5 years तक ले गए हो. So I would definitely answer your question. Nose से blood आना हमारा usually एक बहुत ही पैनिक क्रिएट करता है. हम डर जाते हैं उस ब्लड को देख के कि हाँ इतना खून निकल गया, और बार बार उठा के देखते हैं. अगर हैंकी दे भी दिया बच्चे को तो बार बार उसको चेक करते हैं इसमें कितना खून है, इसमें कितना खून है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस चीज़ की मैनेजमेंट सीखिए, फिर मैं बताती हूँ कि उसका कारण क्या है. उसका यूज मैनेजमेंट है कि अगर बाई चांस इमीडिएटली आपको लगता है कि आपके बच्चे के ब्लड आ रहा है तो पिंच, आस्क द बेबी टू पिंच द नोज. अगर बच्चा नहीं कर सकता, अगर बच्चा पिंच नोज नहीं कर सकता तो आप उसका नोज पिंच करके बैठे. देयर इज नो पर्टिकुलर पोजीशन कि आपको लेटना है बैठना है. जस्ट सिट क्वाइटली, उसको बोलो एक आराम से बैठ जा बेटा, उसको सीट पे बिठा दे. कोई लीन फॉरवर्ड नहीं करना, पीछे नहीं करना, लेटाना नहीं, और नाक को जोर से पिंच करने को कहिए. पिंच द नोज फॉर 5 minutes बाय वॉच. तो क्योंकि हमारा ब्लीडिंग टाइम यूजुअली क्लॉटिंग टाइम 5 minutes का है, तब तक किसी तरह का भी ब्लड हमारा क्लॉट हो जाएगा तो हम उसको क्लॉट करा देंगे. हड़बड़ी में बार बार उसको खोल के देखना और उसके सिर पे पानी डाल देना, ये सब सही नहीं है. उसको पिंच कीजिए. अगर 5 minutes पिंच करने के बावजूद भी नहीं रुक रहा है, देन यू डेफिनेटली नीड टू गो एंड सी योर डॉक्टर. बट उस हाफड़दफड़ी में बार बार उसको डिटैच नहीं करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 98% ऑफ टाइम्स ये ब्लड यही रुक जाता है बच्चों में. क्योंकि इसका कारण क्या है, जो मैंने आपको पहले बोला कि इसका कारण भी हम आपको बताएंगे. यूजुअली बच्चे की नोज प्रिकिंग की हैबिट होती है. दे कीप प्रिकिंग देयर नोज में उंगली डाल के, या उनको ड्राइनेस रहती है. जिन बच्चों को स्नीजिंग बहुत होती है या जिन बच्चों को कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उनके नाक में ड्राई क्रस्टिंग हो जाती है. और जब वो नोज प्रिकिंग की जिन बच्चों को हैबिट है, वो क्रस्ट टूट जाती है, डिटैच हो जाती है, तो वो ब्लीड करने लगता है. ये बहुत डराता है पेरेंट्स को. आई नो, आई हैव मेट सो मेनी पेरेंट्स इन पैनिक, इन इमरजेंसी स्टेट्स, और वो बार बार एक ही बात उनकी होती है, इतना सारा खून बह गया. मामा, आपको उस टाइम पे क्या करना है, नाक को पिंच करना है, और अगर फिर भी उससे लगे कि 5 minutes हो गए हैं और आपको नहीं पिंच, तो पिंच करते हुए ही आप अपने डॉक्टर के पास पहुंच जाइए. आई थिंक दैट विल हेल्प.
उसमें फिर अगर कोई और पैथोलॉजी हो तो डॉक्टर्स देख लेंगे। अदरवाइज जिन बच्चों के ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहता है नोज में, तो आई वुड सिंपली सजेस्ट सिंपल वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो आती है वो नाक के अंदर उनको लगा दें, तो वो भी बहुत हेल्प करता है आपका रीब्लीड को रोकने के लिए। अगर एक बार ब्लीडिंग रुक गई है तो उसके ऊपर वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा दीजिए, वो रीब्लीड नहीं करेगा, मतलब दोबारा से ब्लीड नहीं करेगा इमीडिएटली। फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। There's another question by Raman who's asking me, is it true that with age eczema gets better? Yes. मीलिया मैंने बताया उसकी कॉन्टेक्स्ट में, हम देयर आर मेनी स्किन प्रॉब्लम्स विच आर प्रोफाउंडली सीन इन न्यू बॉर्न एज, बट येस जैसे जैसे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है, जो भी एलर्जिक एटॉपिक डर्मेटाइटिस है वो स्किन का बेटर हो जाता है। बट देन बहुत सारे कारण हैं एटॉपिक डर्मेटाइटिस के, विच कुड बी इवन जेनेटिक, फैमिलियर, बट देन यूज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स, सो वो भी अगर हम कम करते हैं तो सेटल हो जाता है। एंड येस, to a good, the eczema gets better and usually relieved by 5 to 6 years of age. Another question by Meena here who wants to ask me कि बच्चे का इंजेक्शन लगा था उसके बाद से बहुत पॉटी करना शुरू किया। मामा, इंजेक्शन में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन वैक्सीन दे रहे हैं। एक तो हमारे इंजेक्शन हैं जो इंट्रा मस्कुलर लगते हैं, जो टीका लगता है जिसको हम इंजेक्शन प्रिक करते हैं। 2 इंट्रामस्कुलर लगते हैं जिसमें एक पेंटा, या आपने सरकारी लगवाया तो पेंटा लग रहा होगा, और अगर आपने प्राइवेट में भी दिया है तो जो मुंह से मेडिसिन दी है वो 2 तरह की मेडिसिन है, रोटा एंड ओरल पोलियो। रोटा और ओरल पोलियो दोनों का ही साइड इफेक्ट हो सकता है इंक्रीज इन स्टूल फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज वेरी कॉमनली नोन, बट इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चे को। दिस कुड बी एडवर्स इफेक्ट, बट देन व्हाट यू हैव टू बी वॉचफुल इज, आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि यूरिन बच्चा पास ठीक से करता रहे एवरी 4 to 5 hours, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स विल टेल अस द हाइड्रेशन ऑफ द बेबी। स्टूल का फ्रीक्वेंसी कई बार 2 से 4 दिन बढ़ सकता है, बट देन इट गेट्स टू नॉर्मल ऑफ इट्स ओन। उसके लिए यूजुअली माने 99% ऑफ द टाइम्स आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, बट देन यू हैव टू बी जस्ट अलर्ट। Another question by Gagan is that my son is 2.5 months old and he is having some leaking eyes. So यहाँ पापा का कहने का मतलब है शायद कि उनकी आँख में से पानी आता रहता है। This is another very common kind of a problem which we see. और इस आँख के पानी बहने के साथ साथ उसके साइड का आई का जो स्किन है वो भी खराब होने लगता है। So for you there is, I'll describe one technical word here is nasolacrimal duct. It is a duct, it is a फिजियोलॉजिकल थिंग कि हमारे आँख में जितना भी टीयर्स बन रहा है वो नाक के रास्ते हमारे एब्जॉर्ब होता रहता है नॉर्मली भी, जो नॉर्मल एक टीयर फिल्म बनता रहता है। दैट इज कनेक्शन बिटवीन द ईयर एंड द नोज, जो बच्चों में बहुत बार देखा जाता है कि ब्लॉक्ड होता है। सो उनमें क्या होगा, आई इन्फेक्शन रहेगा वेरी अर्ली फ्रॉम द बर्थ एंड वाटरी आई रहेगी। फॉर दैट what you have to go and see your pediatrician, or you can go to an eye consultant as well. They'll guide you for nasolacrimal duct massage. वो आपको मसाज के लिए बारे में बताएंगे which is specifically done, but उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा because that's a particular procedure, otherwise आप आई की इंजरी कर सकते हो। और आपको कुछ एक एंटीबायोटिक देंगे जिससे आपकी वो इन्फेक्शन नहीं होगा आँख को। बहुत बार आपके जिस एज पे 2.5 मंथ्स का बच्चा है तो वो ठीक हो जाती है विद दिस गुड मसाजिंग, बट अदरवाइज अगर ये प्रोग्रेसिवली रहे और आप मसाज हम नहीं कर रहे या टाइम पे नहीं कर रहे या इतना प्रॉब्लम है कि वो मसाज से नहीं ठीक हो रहा, तो 6 मंथ्स के बाद कई बार हमें इसका एक छोटा सा सर्जरी करना पड़ता है जिसको हम प्रोबिंग करते हैं, ताकि वो हम जो सिरिंजिंग करते हैं उस डक्ट को खोल देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोब, अ वेरी थिन फाइन निडल, जिससे वो खुल जाती है। सो आई थिंक गगन, आपको इसके लिए प्रॉब्लम के लिए यू हैव टू सी योर डॉक्टर। देयर इज अ क्वेश्चन बाय मीनू, मैम डाइट के बारे में बता दीजिए मदर्स को जो 1.5 मंथ के जिनके बच्चे हैं। सो मीनू, फॉर यू आई हैव सिंपल 1 लाइन, जो खाना आप प्रेगनेंसी में अच्छा खाना खा रहे थे जिसमें थोड़ी सी कैलोरीज और थोड़ा सा न्यूट्रिशन ज़्यादा था देन योर नॉर्मल डाइट, वही डाइट कंटिन्यू कीजिए। आपके खाने से न्यूट्रिशन जाता है मामा, आपके खाने से बच्चे को गैस नहीं होती, आपके कुछ खाने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके कुछ ज़्यादा खाने से या कम खाने से बच्चे को पॉटी ज़्यादा नहीं आती है।
सो इन सब मिथ से बाहर आके आप एक रूटीन अच्छा हेल्दी खाना खाइए, कोई स्पेसिफिक डाइट खाने की जरूरत नहीं है। बट येस, आपकी जो नर्सिंग मदर्स, माने लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स फीड कराती हैं, उनकी कैलोरीज भी नॉर्मल डाइट से ज़्यादा होती हैं और उनका फैट कंटेंट भी नॉर्मल मामा से ज़्यादा होगा। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल मीनू। There is another question by Gauri, is nose bleeding normal? My child is 5 years and उसको समर और विंटर बहुत फ्रिक्वेंटली होता रहता है और स्पेशली नाइट में होता है। तो ममा, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बट देन सी कि उसको नाक में क्या होता है। नाक, रात में बच्चा बहुत बार नाक को इरिटेट करेगा या उसमें इरिटेशन होती है, तो नींद में शायद वो प्रिक कर देते हैं या नोज में चोट लग जाती है, इस वजह से ब्लीडिंग होना शुरू होता है। I would simply suggest you go and see your doctor. You can see an ENT specialist as well, or to your pediatrician. They will simply guide you to put some emollient, माने जैसे मैंने पहले भी बताया, वैसलीन पेट्रोलियम जेली इज द सिंपलेस्ट एंड द सेफेस्ट सोल्यूशन। अगर आप वो भी नाक के अंदर लगा के सोना शुरू करोगे, उससे भी आई थिंक उतना ही रिलीफ हो जाएगा एंड वो बार बार क्रस्टिंग नहीं होगी। क्रस्टिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है और इसको संभालना आना चाहिए ममास को। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। I hope you have received your answer, Gauri. So I was just enumerating a few. Another good that हमें एपिस्टिक्सिस के बारे में पूछ ही लिया, बिकॉज ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम बच्चों में देख रहे हैं और इसके लिए भी बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है। कॉलिक के लिए जैसे हम बता रहे थे कि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न कॉलिक है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। और इसका एक मिथ, जैसे कि मामा ने भी पूछा कि क्या खाना चाहिए, तो इसका एक मिथ बहुत सारा रिलेटेड है मामा की डाइट के साथ। सो बिलीव मी, ऑल दोज मदर्स, ऑल दोज दादी नानीज जो बाहर ममाज को गाइड कर रहे हैं, हमारी बात मानिए और ममा को सब कुछ खाने को दीजिए। कॉलिक तो एक नॉर्मल चीज़ है जो होनी ही होनी है और लेट इवनिंग सब बच्चों को कॉलिक होती है। उसके लिए आप बाकी चीज़ों का ध्यान रखें कि बच्चे को ज़्यादा अपराइट रखें, उसमें गैस नहीं होने दें। गैस हो रही है तो प्रॉपर अगर मैनेजमेंट करें उसका, बट बिना दवाई के उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। एंड अगर आप जो पुराने नुस्खे हैं हींग लगाने के स्किन पे, उसके लिए हम मना नहीं करते, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट ममा अपना डाइट प्लान कुछ चेंज नहीं कीजिए। आपके कुछ खाने से न्यूट्रिशन के बारे में बात हो सकती है, बट बिलीव मी, गैस नहीं बनती बच्चों के खाने में। बच्चे के पेट में गैस खानी, बट माँ का खाना नहीं हो सकता। सो आई वुड रियली वॉन्ट, बार बार इसी बात पे आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज कि ममा को सब कुछ खाना चाहिए जो ममा पहले खाती रही है ड्यूरिंग हर pregnancy as well. I think with this I'll summarize that there are many problems which we face, और कई बार वो प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज जस्ट हमें उसके बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम उसके लिए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई हैव एन्यूमरेटेड। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, यू कैन मैसेज अस so that we can answer in the future. Thank you. Thanks.